सुमन काफी ज्यादा शांत स्वभाव की थी। सुमन हर किसी की बात बड़े ही प्यार से मान लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुमन काम कर रही थी, तभी उसकी सास गीता आती है और सुमन से कहती है, अरे बहू, दीपक कहाँ है? अभी तक उठा नहीं क्या? रात में देर से आएगा और सुबह देर तक उठेगा। पूरे घर का माहौल खराब कर रखा है इसने तो। कहाँ है तेरा पति? बुला कर लेकर आ। आज मैं इससे बात करती हूँ, बहुत ड्रामा कर रखा है इसने। माँ जी, वो तो कल रात आए ही नहीं थे। उन्हें आने में काफी देर लगेगी क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ, इसलिए आज रात में आएंगे। बहू, अपने पति के बातों पर इतना भरोसा क्यों करती है? अरे थोड़ा सा उसे दबा कर रख। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हाथ से निकल जाएगा वो। पति को पल्लू में बांध कर रखना चाहिए। जानती है ना, हमेशा सास कहती है बहू को कि घर की बहू है, ज्यादा मत बोल। लेकिन इतना भी छूट देना अच्छी बात नहीं है। आखिर वो पति है तेरा। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो तो हर बात बड़े प्यार से ही मान लेते हैं, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि उनकी बातों को माने। अब आप खुद ही बताओ, अगर वो मुझे बताते नहीं तो कैसे पता चलता कि वह आ नहीं पाएंगे, और काम है तो रुक जाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो काम के लिए रुक रहे हैं तो। वो मेहनत भी तो हमारे लिए ही कर रहे हैं ना। अब हम ही उन पर विश्वास नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे लगेगा? विश्वास करना अच्छी बात होती है, लेकिन अंधविश्वास करना गलत। अगर तूने फोन करके नहीं पूछा होता तो क्या पता वो बताता ही नहीं कि वो कैसा है। उसका जब मन करता वो तब आता। वो हमेशा ही यही तो करता है। तू उसकी पत्नी है तो तेरा फर्ज बनता है कि तेरा पति कहाँ है और कैसा है, ये तुझे पता होना चाहिए। साथ में तुझे अपने पति को अपने काबू में भी रखना चाहिए। माँ जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। और आपका बेटा और मेरा पति दोनों ही ठीक है, मुझे भरोसा है। पर कोई गलत काम नहीं करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मुझे ठेस पहुँचे। इसलिए अब आप बार बार शक करना बंद कर दीजिए। बहुत ही अच्छे इंसान है वो। उन्हें अपने परिवार का पूरा पूरा ख्याल रखना आता है। बहू, मैं तुझे तेरे पति के खिलाफ भड़का नहीं रही हूँ, बल्कि मैं अपने बेटे को जानती हूँ कि वो कैसा है। और मैं तुझे भी जानती हूँ कि तू कितनी मासूम है, और जो वो कहेगा तू बड़े प्यार से मान लेगी। इसीलिए सलाह दे रही हूँ कि थोड़ा सा अपने पति से पूछताछ करके रहा कर कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ये सब पूछेगी अगर तो छोटी नहीं हो जाएगी या कुछ घट नहीं जाएगा तेरा। तुम दोनों पति पत्नी बराबर हो। गीता तो अपनी बहू को काफी समझाती है, लेकिन सुमन ही अपनी सास की बातों को कभी नहीं समझती कि तभी रास्ते में उसका पति मोहन एक लड़की जूही उसका हाथ पकड़े हुए देख लेती है। सुमन तुरंत उसके पास जाती है और कहती है, आप यहाँ? आप तो घर पर थे ना, और आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये लड़की कौन है? आपने इसका हाथ क्यों पकड़ा है? क्या हो रहा है ये सब? मुझे कुछ बताइए। वैसे तो तुम बहुत अच्छी हो। मैं सोचता था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वो कभी मुझ पर शक नहीं करेगी। लेकिन तुम भी सब पत्नियों की तरह निकली। मैं इससे हंस हंस के क्या बातें कर रहा था, तुम मुझ पर शक करने लगी। अरे ये उदास थी, परेशान थी, मैं इसको समझा रहा था, लेकिन तुमने मुझ पे शक किया। ऐसा नहीं है, मैं शक नहीं कर रही हूँ। बस मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कौन है ये जिनका आपने हाथ पकड़ा हुआ है? अब तो पता चल गया ना कि मैंने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अब तुम क्यों खड़ी हो? जाओ ना, घर जाके काम करो, खाना वाना बनाओ। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, इससे थोड़ी बात और करूंगा, और इसका जब मन हल्का हो जाएगा तो मैं घर आ जाऊंगा। और हाँ, खबरदार मुझे मैसेज या कॉल किया तो। लेकिन जब आप इस लड़की को जानते ही नहीं हैं तो आप क्यों इनसे इतनी बात कर रहे हैं? अरे आपकी पत्नी भी यहाँ पर आपके बारे में पूछ रही है, परेशान है। आपको अपनी पत्नी नहीं दिखाई दे रही क्या? या तुम पागल हो गई हो क्या? ये यहाँ इतनी उदास है, मैं इसको शांत कर रहा हूँ और तुम कह रही हो घर चलो। एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं बाद में घर आऊंगा ना, तब तुमसे बात करूंगा। मोहन की बात सुनकर सुमन घर चली जाती है। सुमन को काफी बुरा तो लगता है, लेकिन सुमन कुछ नहीं करती है। कई दिनों बाद सुमन की सहेली रितु उसके घर आती है। सुमन उस समय घर नहीं होती है, लेकिन घर पर उसको मोहन मिलता है। मोहन रितु को देखकर तुरंत उसके पास चला जाता है और बोलता है, अहो भाग हमारे, जो आप हमारे घर पधारे। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमको ना मुझे बता के आना चाहिए था। अरे मैं तुम्हें खुद लेने आ जाता। वैसे आ ही गई हो तो आओ, बैठो, बातें करते हैं। और वैसे भी तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या जीजा जी, आप बिना हमेशा ही तारीफ करते रहते हैं। अरे मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितनी आप तारीफ कर देते हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तुम्हारी तारीफ की क्योंकि तुम तारीफ के लायक हो, क्योंकि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो ना।
कि मैं तुम्हें देखता रह गया। मेरा मन करता है ना कि तुमसे नजर ही ना हटाऊं। तुम्हें कितना भी देख लूं, मन तो कभी भरता ही नहीं। तभी वहाँ सुमन आ जाती है और मोहन की सारी बातें सुन लेती है। तभी सुमन मोहन से कहती है, कभी आपने ये भी तो नहीं कहा कि मुझसे आपकी नजर नहीं हटती। मुझे भी देखकर मन नहीं भरता है ना। कई दिनों से देख रही हूँ, आप हर लड़की को एक ही बात बोलते थे, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो, मुझे सब समझ में आता है और आप भी थोड़ा समझदार बन जाओ। ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। देखा रितु, तुमने अपने पति से हमेशा ऐसे बात करती है ये। अरे कोई अपने पति से ऐसे बात करेगा तो उसके पति को कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा ना। अरे मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब कुछ अपने परिवार के लिए करता हूँ, और मेरा वही परिवार मेरे बारे में ऐसा बोलेगा तो बाकी की दुनिया क्या ही बोलेगी। सच में मुझे ये सब सुनकर ना बहुत तकलीफ होती है। रितु तुम ही बताओ, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, इसको बुरा लग गया? क्या मैंने कुछ गलत कहा था तुम्हें? मुझे यही तो समझ नहीं आता कि आप अपनी पत्नी की तारीफ छोड़कर दुनिया की हर पराई औरत की तारीफ क्यों करते हैं। मुझ में ऐसी क्या कमी है, या फिर आपको मैं ही नहीं पसंद हूँ तभी ऐसा करते रहते हो आप? अरे बस बस गाइस, तुम दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। मैं यहाँ तो अपनी शादी का इनविटेशन देने आई थी, ना कि तुम्हारी शादी की लड़ाई देखने। अपनी लड़ाई बाद में सॉल्व कर लेना, पहले मेरी बात सुनो। मेरी कुछ दिनों में शादी है और तुम दोनों को जरूर आना है, ठीक है? कोई बहाना नहीं चलेगा, इसलिए अभी से तैयारी कर लो तुम लोग। ये क्या किया तुमने? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। कहाँ मैं इतना खुश था और तुमने एक सेकंड में दिल तोड़ दिया ये शादी का इनविटेशन देकर। चलो कोई बात नहीं, ये जख्म भी हम सह लेंगे और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वैसे ये रिश्ता जो हमारा है ना, ये शादी के बाद भी तो सेम टू सेम रहेगा। फिर तुम कुछ मत बोलना। अपनी ये अय्याशी छोड़ दो। मैं बहुत शांत हूँ, मैं कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अरे बाहर की लड़कियों के साथ और औरतों के साथ आप अय्याशी करते ही थे, लेकिन अब तो आपने मेरी दोस्तों के साथ ऐसा करने लग गए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मोहन, अपने हरकतों को सुधार लो, वरना आपके लिए ही अच्छा नहीं होगा। सुमन को धीरे धीरे अपने पति की ये सब हरकतें खटकने लगी थी, इसलिए वो टोका करती थी। लेकिन फिर भी मोहन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ये देखकर सुमन भी अब मोहन के ही दोस्तों के साथ अय्याशी करने लगती है। उनसे बहुत ही हाई स्कूल की बातें करने लगती है। एक दिन मोहन के ना होते हुए सुमन मोहन के ही दोस्त के साथ सोफे पर बैठ के उसका हाथ पकड़कर बातें कर रही थी। तभी वहाँ मोहन आता है और ये सब देखकर वो सुमन से कहता है, सुमन, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ऐसी हरकतें हमारे घर की बहुओं को ना शोभा नहीं देती है। संस्कार तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी बचा है कि नहीं बचा है? अच्छा, अब मेरे संस्कार याद आ गए। और यही सब जब शुरू से आप करते हैं तब आपको याद नहीं आया? तब तो आपने बिल्कुल नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगता है। यहाँ तक कि मैंने आपको कितनी बार मना किया, लेकिन तब भी आपको मैं गलत ही लगती थी। और अब क्या हो गया? मोहन को अपनी गलती का एहसास होता है, पर वो फिर अय्याशी करना छोड़ देता है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है। चारू अपने भाई अमित का इंतजार कर रही होती है। ये भाई कहाँ रह गए? अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। जब मुझे भैया से कोई जरूरी बात करनी होती है तभी उन्हें घर आने में देर होती है। भैया कहाँ हो आप? जल्दी आओ ना घर। काफी इंतजार करने के बाद चारू के भैया घर आते हैं। अपनी पत्नी मेघा के साथ तुरंत चारू अपने भैया भाभी को गले लगा लेती है और कहती है, भैया भाभी, आप दोनों इतना लेट क्यों हो गए? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जो सपना देखा था वो सच होने वाला है। अरे अरे, क्या बात है चारू, आज तो तुम्हारे चेहरे पर अलग ही खुशी दिख रही है। ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतना खुश हो रही हो? अरे हमें भी बताओ। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाई करना चाहती थी, अब मैं वहाँ पढ़ाई कर सकती हूँ। क्या? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उस कॉलेज की फीस तो बहुत ज्यादा है ना। फिर हम कैसे उस कॉलेज में तुझे पढ़ा पाएंगे? ऊपर से वहाँ तो बहुत अमीर घर के बच्चे आते हैं। अरे आप भी क्या बोल रहे हैं? हमारी चारू ने इतनी मेहनत की थी इस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। अब भगवान की दया से इसका दाखिला हो गया है, तो अब आप पैसे देख रहे हैं। इस बात की मुझे भी बहुत खुशी है कि मेरी बहन आगे पढ़ना चाहती है, वो आगे पढ़ेगी। लेकिन ये भी तो सोचने वाली बात है कि हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं, हमारी तो इतनी कमाई नहीं होती। भैया प्लीज ऐसा मत कहिए। मैंने अपने भविष्य को लेकर बहुत कुछ सोचा है, और अगर उस कॉलेज में मेरा दाखिला नहीं हुआ तो मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। भाभी, आप भैया को कुछ समझाओ ना।
चारू, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? और आप भी बच्ची को क्यों इतना डरा रहे हो? देखो, अब तो मैं भी कमाने लग गई हूँ, तो मेरी कमाई से हम घर का खर्चा चला लेंगे और चारू की पढ़ाई के लिए आपकी कमाई लगा लेंगे। हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा चारू की पढ़ाई है। तुम सही कह रही हो। अगर मेरी बहन पढ़ना चाहती है तो हम उसका साथ देंगे और हमें देना चाहिए। मुश्किलें तो तभी भी आएंगी जब ये पढ़ाई छोड़ देगी, और पढ़ाई करेगी तभी मुश्किलें रहेंगी। तो क्यों ना हम साथ मिलके मुश्किलों का सामना करें, एक परिवार की तरह। चारू, हम तेरा साथ देंगे। चारू के भैया भाभी उसे बहुत सपोर्ट करते हैं और चारू भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। चारू की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो एक बहुत बड़ी MNC कंपनी में नौकरी करने लगती है। कुछ ही दिनों बाद चारू अपने साथ रोहन नाम के लड़के को घर लेकर आती है और अपने भैया भाभी से कहती है, भैया ये रोहन है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं रोहन को कॉलेज टाइम से ही जानती हूँ और रोहन से शादी भी करना चाहती हूँ। चारू, तुझे पता है ये हमारी ना जात का है ना बिरादरी का है। शादी कैसे होगी तुम्हारी? मैंने तुझे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा था, तू वहाँ जाकर ये सब करने लगी। तूने अपने भाई के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? भैया आप भी क्या गवारों की तरह बात कर रहे हो? आप जैसे लोग ही होते हैं जो जात बिरादरी को नाम देते हैं। खैर, मैं यहाँ ये सब बातें नहीं करने आई हूँ। मैं तो यहाँ ये बताने आई हूँ कि हम दोनों कल कोर्ट में जाकर शादी करने वाले हैं। अब मेरे परिवार में तो बस आप ही हो, इसीलिए आपको बता दिया। जब सब कुछ तूने खुद ही कर लिया है तो यहाँ क्या बताने आई है? चारू, ये तुम्हारे भैया भाभी हैं, तुम इनसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? रोहन, ये भैया भाभी जरूर हैं, लेकिन मुझे इन्हें किसी से भी मिलवाने में शर्म आती है। तुमने तो देखा ही है, मेरे भाई भाभी को गरीबी की रेखा इन्हीं से होकर गुजरती है। भाभी, आपको शायद पता नहीं है कि रोहन कितना अमीर है। आप जलना मत मुझसे कि आपका ससुराल इतना गरीब और मेरा इतना अमीर क्यों है। चारू अपने भैया भाभी का काफी मजाक बनाती है और उन्हें नीचा भी दिखाती है। अगले दिन चारू रोहन से शादी कर लेती है। शादी के बाद चारू अपने भैया भाभी को जैसे तैसे बिल्कुल भूल जाती है और अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ दिनों बाद चारू पेट से थी। ये बात सुनकर रोहन बोलता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने आज मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, तुम्हें क्या बताऊँ मैं। हमारा बेबी आने वाला है तो हम बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। शहर के अमीर से अमीर लोगों को बुलाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अभी तुम्हारे भैया भाभी को ये खुशखबरी देकर आता हूँ। तुम क्या पागल हो गए हो? मेरे भैया भाभी को ये सब बताने की जरूरत क्या है? उनसे हमें क्या ही मतलब अब। चारू, वो तुम्हारे भैया भाभी, उन्हें पता चलेगा कि तुम माँ बनने वाली हो, उन्हें कितना अच्छा लगेगा। अब तुम इतनी खुशी की बात उनसे कैसे छुपा सकती हो? उन्हें ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। रोहन, तुम सोच समझ कर बोला करो। अरे हमारे बच्चे को पता चलेगा कि उनके मामा मामी इतने गरीब हैं, तो उसे कितना बुरा लगेगा। लेकिन चारू, वो गरीब हो या अमीर, रहेंगे तो हमारे बच्चे के मामा मामी ना। तभी तो। अरे अगर वो अमीर होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब मुझे दिक्कत है। मुझे नहीं पसंद कि मेरे बच्चों को उन गरीबों को अपने मामा मामी कहना पड़े। तुम्हें भी उनसे रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। चारू अमीरी के रंग में खो जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद चारू गाड़ी में बैठी थी कि तभी चारू को मेघा दिखती है और वो गाड़ी का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे चारू, यहाँ कैसे? दरवाजा तो खोलो। अरे यार, ये भाभी यहाँ कहाँ से आ गई? थोड़ी देर में मेरी फ्रेंड्स यहाँ आ जाएंगी और उन्होंने मुझे इनके साथ देख लिया तो अच्छी खासी मेरी इमेज की बैंड बज जाएगी। अरे चारू, खोलो ना दरवाजा। चारू अपनी भाभी को देखकर भी अनदेखा कर देती है और वहाँ से आगे निकल जाती है। मेघा को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर रोने लग जाती है। जब घर पर अमित आता है और वो मेघा को रोते हुए देखता है तो वो कहता है, मेघा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? बस सर में हल्का सा दर्द हो गया, इसलिए रोना आ रहा है। तुम पूरी दुनिया से झूठ कह सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं। बताओ क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर से खाई जा रही है, जिसके कारण तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुम रो रही हो? बताओ ना, क्या हुआ? हमारी चारू को क्या हुआ है? वो इतनी क्यों बदल गई? आज मुझे रास्ते में मिली थी वो। मैंने गाड़ी का दरवाजा खटखटाते रह गई, लेकिन उसने दरवाजा तक नहीं खोला। वो वहाँ से चली गई। कोई बात नहीं मेघा, तुम रोना बंद करो। हमारी चारू अब अमीर हो चुकी है, वो हमसे बात करेगी, अच्छा तो ही लगता है। अमित मेघा दोनों को ही चारू के बदलने का काफी बुरा लग रहा था, लेकिन अब करते भी क्या दोनों, इसलिए चुप रह जाते। और कुछ दिनों बाद
चारू एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है, इसलिए कुछ गिफ्ट, मिठाई, तोहफे लेकर अपने भाई के घर जाती है और अमित बहुत खुश हो जाता है। चारू, तू अपने गरीब भाई के घर आई है। तुझे देखा ना तो सुकून मिला। तुझे देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। कैसी है तू? हाँ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मेरा बच्चा हुआ है तो मैं गरीबों में मिठाई, कपड़े बांट रही हूँ, इसीलिए मुझे आप दोनों की भी याद आ गई। ये लीजिए, ये आपके लिए। चारू, तुम पागल हो गई हो? जिस भाई ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, आज तुम मुझे भिखारियों की तरह सामान देने आई हो। शर्म आनी चाहिए। अपनी भाभी की बात सुनकर चारू को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रोहन अपने साथ लड़की को लाता है और बोलता है, चारू, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना बच्चा उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। मैंने इससे शादी कर ली है। ये क्या बोल रहे हो रोहन तुम? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये हमारा बच्चा है ना। प्यार था, लेकिन अब वो प्यार नहीं है। ये लो डिवोर्स के कागज और निकल जाओ यहाँ से। चारू रोते हुए अपने बच्चे को लेकर अपने भाई के घर जाती है। क्या हुआ चारू? तू रो क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या? बता बता, मुझे बता। बेटा रोते नहीं, अपने भाई को बता। तेरा भाई सब ठीक कर देगा। क्या हुआ? भैया भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। पैसे मिलने के बाद मैं सब कुछ भूल गई थी। आज मुझे किस्मत ने इतना बुरा गिराया है कि वापस वही खड़ा कर दिया लाकर। चारू, कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो। अब भी तुम्हारे भाई भाभी जिंदा है, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। चलो मेरे साथ। चारू, जो घमंड में चूर थी, अब उसका पूरा घमंडी चकनाचूर हो जाता है और वो अब एक नौकरी करती है और अपनी भाभी भैया के साथ ही रहा करती थी। सलोनी सुबह सुबह आराम से सो रही होती है। तभी वहाँ सलोनी की सास मालती आती है और सलोनी को सुनाते हुए कहती है, बहू, सुबह हो गई है, अब तक तू आराम से सो रही है। अरे घर के काम कब करेगी? माँ जी, अभी तो सुबह के बस 5 ही बजे हैं। आप मुझे इतनी सुबह क्यों उठा रहे हो? घर के काम मैं थोड़ी देर बाद ही कर दूंगी। 6 बजे तक मैं उठ जाऊंगी। अब आप भी सो जाओ तब तक। हे भगवान, कैसी बहू आई है मेरे घर में? इतनी देर तक सोती रहती है और अब बोलो तो कहती है 1 घंटे और सोना है। बहू, ये तेरा ससुराल है, कोई मायका नहीं, जो तू इतनी देर तक सोती रहती है। माँ जी, ये आपका भी मायका नहीं ससुराल है, तो आप भी धौस मत जमाओ यहाँ। अब तू मुझसे बदतमीजी कर रही है। घर के काम तो तुझसे होते नहीं है और जुबान कैंची की तरह चलती है। अरे कुछ तो शर्म कर ले। मैं तेरी सास हूँ और उम्र में भी तुझसे काफी बड़ी हूँ। माँ जी, अगर आप अपनी बहू की इज्जत नहीं करोगी तो सास होने का सम्मान कैसे मांग रही हो? अरे जब मैं बोल रही हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद सारा काम कर दूंगी, तो आप क्यों नहीं मेरी बात को समझ रही हो? बोलो अब। मेरा बेटा बेचारा रात भर काम करता है और तू आराम से घोड़े बेचकर सोती है। अरे मेरे बारे में ना सही तो कम से कम अपने पति के बारे में ही सोच लिया कर कि वो अभी थोड़ी देर पहले जब काम से आएगा तो उसे गर्मा गर्म खाना मिलेगा तो उसे कितनी खुशी होगी। ये भी सोच लिया कर ना कभी। माँ जी, पंकज जी 10 बजे आते हैं और तब तक घर के सारे काम हो जाते हैं और खाना पीना तब गरम ही बनता है। और यही अगर मैंने आपकी बात सुनकर अभी खाना बना दिया तो तब तक खाना ठंडा हो जाएगा। तुझसे तो बोलना ही बेकार है, करना तो तुझे अपने ही मन की है। मालती इतना बोलकर रसोई में बर्तन धोने लगती है। थोड़ी देर बाद पंकज घर आता है काम से और अपनी माँ को बर्तन धोते हुए देखकर पंकज को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत सलोनी को बुलाता है। सलोनी, ये क्या है? तुम्हारे होते हुए माँ बर्तन धो रही है। तुम्हें शर्म आती है या नहीं आती है? अरे तुम मेरी माँ से काम करवा रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करती हो? मैंने कुछ भी नहीं किया है। और माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि मैं थोड़ी देर बाद सोकर उठ जाऊंगी और तभी सारा काम कर दूंगी। फिर आपको किसने कहा कि बर्तन धोने हैं? अब बहू तो घर के कुछ काम करती नहीं है बेटा, ना ही हाथ लगाती है घर के किसी काम में। और मुझे घर में बिल्कुल भी गंदगी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद ही बर्तन साफ कर लूं। लेकिन आज तू कैसे जल्दी आ गया? वो आज मैं काफी ज्यादा थक गया था, पूरा शरीर दुख रहा था, इसके कारण सोचा घर जाके आराम करता हूँ। और अच्छा हुआ मैं घर आ गया और तुम्हारी असलियत देख ली मैंने। माँ जी, आप समझाओ ना पंकज जी को, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गलत समझ रहे हैं। अरे आप खुद बताओ ना, मैं क्या माँ जी से कभी काम करवा सकती हूँ? आपको मैं इतनी गिरी हुई लगती हूँ? बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम कैसी हो ना ये मैं देख चुका हूँ अपनी आंखों से। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि आज के बाद मुझे मेरी माँ काम करते हुए ना दिख जाए।
समझी तुम? पंकज सलोनी को काफी कुछ सुनाता है। ये देखकर मालती को काफी अच्छा लगता है और वो फिर आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका था। मालती हमेशा ही हर जगह अपनी बहू को नीचा दिखाती रहती थी। सलोनी कभी भी अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद मालती अपने कमरे में बैठी होती है और तभी वहाँ विमला आ जाती है। क्या बात है मालती, तेरी बहू तो घर को बहुत अच्छे से चमका कर रखती है। लगता है तू अपनी बहू को अच्छे से डंडा करके रखती है। अगर जरा भी गलती हुई तो सुना देती होगी। और नहीं तो क्या, मेरी बहू तो मुझसे थर थर कांपती है। मेरे आगे कुछ भी नहीं बोल सकती है वो। चल चल, इतना भी नहीं मान सकती मैं। अब अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तेरी बहू तुझसे कहीं ना डरती होगी। वो तो बल्कि तेरे मुंह पे तेरी बनाई हुई चाय फेंक के जाती होगी। अब तू देख कि मैं क्या करती हूँ और फिर मेरी बहू क्या करेगी। मालती जानबूझकर अपनी अलमारी में से सारे कपड़े निकालकर फेंक देती है और अपनी बहू को आवाज देकर बुलाती है। अरे बहू, तूने मेरी अलमारी ठीक से नहीं लगाई। ये देख, अलमारी खोलते ही सारे कपड़े ऊपर से नीचे गिर गए। तुझे कितनी बार बोला है कि जो काम करे वो अच्छे से किया कर। माँ जी, मैंने तो अच्छे से ही सारे कपड़े तय किए थे, पता नहीं कैसे सारे कपड़े गिर गए। बहू, कभी तो अपनी गलती मान लिया कर कि तूने भी कुछ गलत किया होगा, तभी ऐसा हुआ है। चल अब दोबारा से सारे कपड़े फोल्ड कर और अच्छे से मेरी अलमारी में रख। मैं जा रही हूँ विमला के साथ बाहर। मालती अपनी बहू को बहुत परेशान किया करती थी और अपने बेटे के आगे अच्छी भी बन जाती थी कि सारी गलती बस बहू की है। इसीलिए कई बार सलोनी अपने पति से काफी कुछ सुनती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मालती जानबूझकर सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और जब वहाँ से सलोनी जाती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। बहू के गिरने की आवाज से मालती वहाँ आ जाती है और अपनी बहू की मदद तो करती नहीं है बल्कि उसे सुनाते हुए कहती है, तुझे कितनी बार कहा है कि कहीं भी तेल पानी मत गिराया कर। तू मेरी बात ही नहीं सुनती है। देख, अब खुद ही गिर गई ना। अब अकल आ गई ठिकाने। ये एक दो बार और गिर कर मानेगी। माँ जी, मैंने तो तेल गिराया भी नहीं है। पता नहीं कौन है जो खुद करता है गलत काम और सारा काम मुझ पे आ जाता है। चल चल, अब ज्यादा नाटक मत कर और उठकर काम कर ले घर का। मालती की इस हरकत को पंकज अच्छे से देख लेता है और वो सारी बातें अच्छे से समझ जाता है कि आखिर ये सब कौन करता है। कुछ दिनों बाद मालती सुबह सुबह सो रही होती है तो सलोनी बनारसी साड़ी बड़ी सी बिंदी लगाए उसके कमरे में जाती है और बोलती है, मालती, अरे ओ मालती, सुबह हो गई है और अभी तक तू सो रही है? आवाज सुनकर मालती की नींद खुलती है और अपनी बहू को अपनी ही साड़ी में देखकर वो बिल्कुल चौंक जाती है। बहू, ये क्या है? तूने मेरी साड़ी क्यों पहनी है और तू मुझसे कैसे बात कर रही है? चुप बिल्कुल। मैं तेरी बहू नहीं सास हूँ और तू मेरी बात को काट रही है। मैंने तुझे कहा ना, जा मेरे लिए गुड़ वाली चाय बना कर ला, वरना। ये बहू को क्या हो गया है? वो मेरी सास की तरह हरकतें क्यों कर रही है? मेरी बात समझ नहीं आई क्या मालती? मालती तो अब काफी डर जाती है क्योंकि अब सलोनी बिल्कुल मालती की सास की तरह ही बर्ताव कर रही थी। मालती ही घर का पूरा काम करती है, खाना बनाती है। ये सब करने के बाद मालती थोड़ी देर बैठती है कि तभी वापस से सलोनी आती है और बोलती है, तू फिर बैठ गई? छत पर गेहूं रखे हैं, उन्हें जाकर साफ कर। बहू, तू मेरी सास की तरह क्यों बातें कर रही है? क्योंकि मैं तेरी सास ही हूँ। भूल गई क्या? जब तूने एक बार मेरी बात मानने से मना किया था तो मैंने तुझे 4 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया था। वापस करूँ तेरे साथ ऐसा कुछ? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। छत पर बहुत ज्यादा धूप हो रही है। थोड़ी धूप चली जाए उसके बाद गेहूँ साफ कर लूंगी ना। नहीं, मैंने कह दिया कि तू अभी गेहूं साफ करेगी तो अभी करेगी। मालती अब अपनी बहू से डरने लग जाती है क्योंकि उसकी बहू अब बहू से सास बन गई होती है। शाम के समय पंकज घर आता है तो मालती तुरंत उसके पास जाती है और बोलती है, बेटा, तू देख रहा है ना कि बहू मुझसे कितना काम करवा रही है। बिल्कुल मेरी सास बन गई है। मेरी तो हालत बुरी हो गई है काम कर करके। क्यों माँ, अब क्या हो गया? आप भी तो सलोनी के साथ ऐसा ही करती थी। तभी सलोनी अपने कमरे से निकलती है। मैं अपनी बहू को अपने पलकों पर बिठा कर रखती हूँ और तू मुझसे बोल रहा है कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। माँ, आपको याद है उस दिन सलोनी गिर गई थी और आपने उसे उठाया नहीं, उल्टा उसे सुनाया। और एक बात बताऊँ मैं आपको, वो तेल जिसे वो फिसल के गिरी थी वो आपने गिराया था। मुझे सब कुछ पता था माँ, लेकिन मैं सोचता था
मेरी माँ आज नहीं तो कल अपनी बहू को अपनी बेटी समझ ही लेगी। लेकिन नहीं माँ, मैं गलत था। एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी ही सास को ले आया जाए। तो मैंने सलोनी को कहा कि वो नाटक करे आपकी सास बनने का। सारी बातें सामने आ जाती है और फिर मालती भी अपने किए पर काफी पछतावा करती है।